स्वागत है आपका हमारे आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो आइए सबसे पहला हेडिंग आज का डाला जाए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हम लोग जनन की जिस प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात अलैंगिक जनन में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया जा रहा था कि जनन के लिए दो सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में जो है केवल जो है एक ही सदस्य जो है अपने समान नए सदस्यों को उत्पन्न कर रहा था। परंतु इसके विपरीत लैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन में जो है दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। क्या भाग लेती हैं? दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। तो लैंगिक जनन में जो है दो विशेष प्रकार की वो भी एक कोशिकाएं होती कैसी हैं? अगुणित होती हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। तो दो विशेष प्रकार की अगुणित कोशिकाएं जब भाग लेती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें होता क्या है? देखिए, नर, अगर मानव के संबंध में हम लोग देखें तो मानव के नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। शुक्राणु में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये 23 होगी और अंडाणु में भी जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जबकि जो है मानव की सामान्य कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। क्लियर? तो स्पष्ट दिख रहा है, ये सामान्य कोशिका में 46 और ये जो विशेष कोशिका बन रही है जनन के समय, यानी कि जो युग्मक बन रहे हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जा रही है? आधी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो लैंगिक जनन में जो है ये दोनों ही जो है विशेष प्रकार की कोशिकाएं अर्थात ये दोनों ही युग्मक जो है आपस में मिलते हैं, आपस में संलयित होते हैं और क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं। इसको जो है जाइगोट कहते हैं। युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः क्या हो जाती है? 46 हो जाती है। क्लियर? अगर जो है जनन के लैंगिक जनन के समय ये युग्मक जो बन रहे हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी न हो तो क्या होगा? आखिर जो है ऐसा क्यों होता है? युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? तो जैसा कि आपको पता है हर एक जाति में जो है गुणसूत्रों की कुछ निश्चित संख्या होती है। जैसे कि मानव ही है, तो मानव जाति में जो है जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। अगर किसी मानव में गुणसूत्रों की संख्या इससे कम हो जाए अथवा इससे अधिक हो जाए तो वह जो है सामान्य मानव के समान नहीं रहेगा। गुणसूत्रों की संख्या अगर एक की संख्या में भी जो है कम अथवा अधिक हो जाती है तो उसकी संरचना जो है सामान्य से जो है भिन्न हो जाती है। तो यहाँ अगर अर्धसूत्रीय विभाजन न हो, मान लीजिए शुक्राणु में 46 गुणसूत्र हो और अंडाणु में भी जो है 46 गुणसूत्र हो, तो जो युग्मनज बनेगा उसमें हो जाएंगे 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। यानी कि मानव की संतान जो है मानव से एकदम भिन्न हो जाएगी और इसकी जाति की जो निरंतरता है ये भंग हो जाएगी। क्लियर? इसकी जाति की निरंतरता बरकरार नहीं रह पाएगी। तो किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी कि कोई जाति है और उसकी संतानें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी जाति के समान उत्पन्न हो, इसके लिए लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मनज लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मकों के निर्माण के समय जो है अर्धसूत्रीय विभाजन संपन्न होता है। क्लियर? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विशेष प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाती है। या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु
और अंडाणु आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज विकसित होकर के संतान का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाती है। क्लियर? ये जो युग्मक की बात की जा रही है, युग्मक, तो अब देखिए लैंगिक जनन का परिभाषा आप जो है कुछ किताबों में इस तरह से लिख देता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट भाग लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाती है। लेकिन ये बात जो है सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है लैंगिक जनन की सभी प्रक्रियाओं में दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जीवधारी एक लिंगी है, ध्यान दीजिएगा, अगर जीवधारी यूनिसेक्सुअल है, जैसे कि मानव, तो मानव में जो है मादा अलग है और नर अलग है, तो इसमें जो है लैंगिक जनन के लिए दो पेरेंट की आवश्यकता तो होगी। एक जो है मान लीजिए मादा की आवश्यकता होगी और दूसरे नर की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि मादा से मादा युग्मक जो है आएगा और नर से नर युग्मक आएगा। परंतु जो बाइसेक्सुअल प्राणी होते हैं, जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, जैसे कि फीता कृमि है, फीता कृमि जो द्विलिंगी प्राणी है, तो इसके जो है एक ही सदस्य में, एक ही जीव में नर युग्मक भी बनता है, नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है। तो इसमें जो है दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो जो यूनिसेक्सुअल प्राणी हैं, इसमें लैंगिक जनन के लिए जो है दो अलग अलग पेरेंट की आवश्यकता होती है। परंतु बाइसेक्सुअल प्राणी, द्विलिंगी प्राणी में जो है एक ही जीव के सदस्य, एक ही जीव के शरीर में नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है। तो उसी प्राणी का नर युग्मक उसी के मादा युग्मक से संलयित हो करके लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करता है और संतान भी उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? इसके बाद जो है लैंगिक जनन से संबंधित जो है दो विशेष बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे किशोर प्रावस्था। किशोर प्रावस्था, किशोर प्रावस्था, इसको कहते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। तो किशोर प्रावस्था क्या होता है? जैसे कि देखिए कोई भी जीव होता है तो एक निश्चित समय के बाद ही संतान उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए मानव की ही संतान उत्पन्न हुई, तो संतान उत्पन्न होने के ऐसा नहीं है कि जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद वह पुनः संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाए। या आप जो है कोई नॉर्मल जो है पेड़ लगा रहे हैं, बरगद का पेड़ लगा रहे हैं, तो बरगद का पेड़ ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल बाद जो है रिप्रोडक्शन करने लगेगा या वो बीज बनाने लगेगा, संतान उत्पन्न करने लगेगा। बरगद का पेड़ लगाएंगे तो 10-15-20 साल के बाद ही जो है वह पुनः जो है बीज बनाएगा या अपना संतान उत्पन्न करेगा। या मानव की संतान है तो लगभग जो है कम से कम 13-14 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही पुनः संतान उत्पन्न करने योग्य होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं से संबंधित है ये किशोर प्रावस्था। तो अब देखिए किशोर प्रावस्था किसे कहते हैं? जैसे किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें वह संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होता है। किसी भी जीव की वह अवस्था जिस अवस्था में उसके लैंगिक अंग जो है पूर्णतः सक्रिय नहीं होते हैं और वह संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होता है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोर प्रावस्था। किशोर प्रावस्था में क्या होता है? संतान उत्पन्न करने के लिए जो है वह जीवधारी परिपक्व होता है, संतान उत्पन्न करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है। क्लियर? तो संतान उत्पन्न करने की पहले की जो सभी अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किशोर प्रावस्था। जैसे कि मानव में अगर ले लें तो मानव में जो है जन्म से लेकर के लगभग 13-14 साल की जो प्रावस्था है, जैसे कि
मादाओं में जब तक आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं हुआ है और जो है मानव के नर में जब तक शुक्राणुओं का निर्माण नहीं प्रारंभ हुआ है तब तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोर प्रावस्था। प्रावस्था उसको हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था। किशोर प्रावस्था के बाद जीवधारी की आती है जनन प्रावस्था। तो बहुत सीधी सी बात है, वह प्रावस्था जिसमें जीवधारी जनन में सक्षम होता है कि जनन प्रावस्था कहलाती है। कि जीवधारी की वह प्रावस्था जिसमें वह प्रजनन क्रिया करने योग्य हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था। जैसे मान लीजिए ये एक आम का पेड़ है, तो नॉर्मल आम का पेड़ है तो लगभग जो है वह 5 से 6 साल बाद जो है फल या फूल देना प्रारंभ करेगा। तो आम का पेड़ 5 से 6 साल बाद जो है जो फल और फूल देना प्रारंभ कर रहा है उस प्रावस्था को हम लोग कहेंगे उसका जनन प्रावस्था। क्लियर? यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जीवधारियों में तो कहते हैं किशोर प्रावस्था, लेकिन सेम इसी प्रावस्था को जो है पेड़ पौधों में हम लोग जानते हैं कायिक प्रावस्था के नाम से। कायिक प्रावस्था के नाम से, यानी कि जो जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु जब तक संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जन्म से लेकर के जब तक संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तब तक की अवस्था को हम लोग कह रहे हैं किशोर प्रावस्था। और पेड़ पौधे जन्म से लेकर के जब तक संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तब तक की अवस्था को हम लोग कह रहे हैं कायिक प्रावस्था। क्लियर? और जीव जंतु किशोर प्रावस्था के बाद जब संतान उत्पन्न करने लगते हैं तो उस प्रावस्था को कहते हैं जनन प्रावस्था। और पेड़ पौधे भी जो है कायिक प्रावस्था के पश्चात जब संतान उत्पन्न करने लगते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था। क्लियर है कि किशोर प्रावस्था और कायिक प्रावस्था को समझने के पश्चात जो है हम लोग लैंगिक जनन से संबंधित 2 और मुख्य पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे मद चक्र के बारे में। सबसे पहले जानेंगे मद चक्र क्या होता है। मद चक्र अर्थात एस्ट्रस साइकिल अर्थात मद चक्र। और इसके पश्चात हम लोग जानेंगे आर्तव चक्र के बारे में। आर्तव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्तनधारी होते हैं तो स्तनधारियों को जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है नॉन प्राइमेट और दूसरा होता है प्राइमेट। स्तनधारियों को 2 भाग में बांटते हैं। पहले भाग के अंतर्गत जो है नॉन प्राइमेट को रखा जाता है और दूसरे भाग के अंतर्गत जो है प्राइमेट को रखा जाता है। क्लियर? और एक किस बेस पे रखा गया है? मादा स्तनधारियों के अंडाशय और गर्भाशय में जो है जनन के समय होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर जो है स्तनधारियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे स्तनधारी जिनकी मादाओं में मद चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, ऐसे स्तनधारी जिनकी मादा में जनन काल प्रारंभ होते समय मद चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन प्राइमेट। जिनकी मादा में जो है मद चक्र प्रारंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन प्राइमेट। और जिन स्तनधारियों की मादाओं में जो है आर्तव चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है उनको हम लोग कहते हैं प्राइमेट। क्लियर? स्पष्ट हुआ? उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं मद चक्र किन किन प्राणियों में पाया जाता है। तो मान लीजिए गाय, हिरण, शेर आदि। तो ये सब जो स्तनधारी हैं तो इन सब की मादाओं में जो है कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? गाय, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी, कुत्ते
इत्यादि जो हैं, तो इनके मादाओं में जो है कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो मधचक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो गाय, भैंस, हिरण इत्यादि ये सब क्या हैं? ये सब जो है किस ग्रुप में रखे जाते हैं? तो नॉन प्राइमेट के ग्रुप में रखे जाते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि प्राइमेट के ग्रुप में किसको रखा गया है। तो इसके अंतर्गत रखा गया है मानव, प्राइमेट में रखा गया है। प्राइमेट में हम लोग रखेंगे मानव, बंदर और कपी को रखा गया है। प्राइमेट का उदाहरण है मानव, बंदर और कपी। मानव, बंदर तथा कपी के मादाओं में जो है कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो आर्तव चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्पष्ट हुआ? तो क्लियर है? दो लाइन में डेफिनेशन याद रखिएगा। ऐसे स्तनधारी जिनकी मादाओं में मध्य चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है उनको हम लोग कहते हैं नॉन प्राइमेट। उदाहरण है गाय, भैंस, हिरण आदि। उसके बाद ऐसे स्तनधारी जिनकी मादाओं में आर्तव चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है उनको हम लोग कहते हैं प्राइमेट। उदाहरण हो जाएगा मानव, बंदर तथा कपी। क्लियर? अब आइए हम लोग जो है देखते हैं मध्य चक्र और आर्तव चक्र में अंतर क्या है, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंस है। तो दो कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम बना करके जो है हम इनका अध्ययन कर लेंगे। एक तरफ हो जाएगा मध्य चक्र, मध्य चक्र और दूसरी तरफ हो जाएगा आर्तव चक्र, मध्य चक्र और आर्तव चक्र। वो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है, पहला डिफरेंस हो जाएगा कि मध्य चक्र की प्रक्रिया जो है किस में संपन्न होती है? नॉन प्राइमेट में संपन्न होती है। नॉन प्राइमेट में संपन्न होती है। यह जो है नॉन प्राइमेट में संपन्न होती है, जबकि आर्तव चक्र की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? प्राइमेट में। यह जो है प्राइमेट की मादा में संपन्न होती है, प्राइमेट की मादा में। आर्तव चक्र की प्रक्रिया प्राइमेट की मादा में और मध्य चक्र की प्रक्रिया नॉन प्राइमेट की मादा में। क्लियर? अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है? मध्य चक्र की प्रक्रिया जो है एक निश्चित क्रम में नहीं होती है, यह एक निश्चित क्रम में नहीं होती है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यह जो है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इत्यादि के जो है समयांतराल पर जो है दोहराई जा सकती है। लेकिन आर्तव चक्र की विशेषता क्या होती है? यह एक नियमित अंतराल पर जो है दोहराई जाती है। जैसे कि मानव में ही ले ले तो मानव के मादा में जो है लगभग जो है हर महीने जो है आर्तव चक्र की प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो जो है यह एक निश्चित क्रम में संपन्न होती है, यह एक निश्चित क्रम में संपन्न होती है। क्लियर? मध्य चक्र की प्रक्रिया नॉन प्राइमेट में होती है, आर्तव चक्र की प्रक्रिया प्राइमेट में होती है। दूसरा जो है मध्य चक्र एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, इसका क्रम कोई निर्धारित नहीं होता है। लेकिन आर्तव चक्र का जो है एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि मानव का उदाहरण दिए तो मानव में जो है मानव की जो मादा होती है उसमें आर्तव चक्र का जो एक निर्धारित निश्चित क्रम होता है लगभग 1 महीने का होता है। पूरे 1 महीने में जो आर्तव चक्र की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब देखिए तीसरा जो मेजर डिफरेंस है, तो मध्य चक्र में क्या होता है? इसमें लैंगिक संबंध आवश्यक होता है। इसमें जो है लैंगिक संबंध की इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत होती है। मध्य चक्र में जो है लैंगिक संबंध की प्रबल इच्छा जागृत होती है। मध्य चक्र में क्या होता है? लैंगिक संबंध की प्रबल इच्छा जागृत होती है और लैंगिक संबंध इसमें आवश्यक होता है। क्लियर? लेकिन जो आर्तव चक्र होता है
तो इसमें भी जो लैंगिक संबंध की इच्छा जागृत तो होती है, लेकिन उतनी प्रबल नहीं होती है। इसमें लैंगिक संबंध जो है एकदम अनिवार्य नहीं होता है। क्लियर? तो तीसरा जो मेजर डिफरेंस हो गया कि इसमें लैंगिक संबंध की प्रबल इच्छा जागृत होती है और लैंगिक संबंध अनिवार्य होता है, लेकिन जो है इसमें लैंगिक संबंध की प्रबल इच्छा नहीं होती है। लैंगिक संबंध की प्रबल इच्छा नहीं होती है और लैंगिक संबंध अनिवार्य नहीं होता है। क्लियर? इसमें लैंगिक संबंध अनिवार्य होता है, लेकिन जो है आर्त चक्र में लैंगिक संबंध अनिवार्य नहीं होता है। क्लियर? तो ये जो है 3 मेजर डिफरेंट जो है आपको बताए मध्य चक्र और आर्त चक्र में। क्लियर? पुनः जो है लैंगिक जनन की अन्य प्रक्रियाओं को जो है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं।